राजस्थान की भीलवाड़ा जिले से आता हूं और विद्यालय स्तर पे मैं जो है औसत से निम्न दर्जे का विद्यार्थी मान सकते हैं। यानी बचपन मेरा बहुत सामान्य गुजरा था। सामान्य गुजरने का मतलब तालाबों में नहाना और गाय भैंस चराना। जीमड़ा जानते हो? तो 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर के जीमड़े भी मैंने नहीं छोड़े बचपन में। तो बहुत जीमा दोस्तों के साथ, बहुत खेला, बहुत इस तरह से क्या हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि परिवेश कैसा था। जैसे हम नीति शास्त्र में पढ़ेंगे कि जो बच्चे होते हैं, मूल्यों का जो निर्माण होता है, वैल्यूज का, वो कहाँ से होता है? सोशलाइजेशन की प्रोसेस से, सामाजिकरण की प्रक्रिया से। और सोशलाइजेशन क्या होता है? बच्चा जन्म से लेके जो है 12-13 साल की उम्र तक परिवार और समाज के बीच से बहुत चीजें सीखता है। तो मेरा परिवेश शिक्षा का नहीं था, सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी। जैसे मैंने बताया, गांव और आसपास जो क्षेत्र है वहां भी पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था। तो 10वीं तक जो है मैं औसत से भी निम्न दर्जे का विद्यार्थी था। राइटिंग बहुत खराब थी, पढ़ने में उतना इंटरेस्ट था नहीं। और फिर क्या हुआ, अचानक ही जैसे मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है। हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां उसे लगता है कि अब शून्य तक पहुंच चुके हैं और अब यहां से नीचे नहीं गिरना है। और वो हुआ 2011 में, जब 2011 में मैं जो है 10th क्लास में जो क्या हो चुका था, फेल हो चुका। तो मैं 10वीं में फेल हो गया था। और ये बात मैंने यूपीएससी के इंटरव्यू में भी बताई, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा कोई मोमेंट बताओ जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आप वापस मुड़ के देखते हो तो आपको अब महसूस होता है कि अगर वो क्षण नहीं होता तो आप आज यहाँ नहीं होते। तो मैंने बताया, वहां बोर्ड में भी मन में तो बहुत हिचक थी, क्या पता 10वीं फेल का सुन के किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वहां जो बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड आप देखोगे ना। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर कि यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, वो अपर मिडिल क्लास का एग्जाम है। तो वहां जब आप मेंस लिखने जाते हो तो देखोगे तो कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई बादाम भिगो के लेके आ रहा है, किसी के साथ दो चल रहे हैं जिन्होंने इधर काजू इधर बादाम पकड़ रखे हैं और वो नोट्स रीड कर रहा है। तो ऐसा होता है मेंस। यानी हम पहली बात तो वैसा सपना ही नहीं देखते। तो मेरे मन में ये हिचक थी कि वहाँ आईआईटी, डीयू, जेएनयू से पढ़े हुए बच्चे, कोई बाहर से पढ़ा हुआ, मैं अगर 10वीं फेल का बताऊं तो, हालांकि मैं सबको बताता था, संकोच नहीं था। मैं तो आरएस यूपीएससी की तैयारी करता था, तभी सोचता था कि अगर अपन अच्छे से पढ़े, अपनी 10वीं रैंक आ गई या क्या पता पहली रैंक आ गई, तो मीडिया वाले जब घर पे आएंगे तो क्या बताएंगे? तो मैं सोचता था कि ये कहानी सुनाएंगे फिर। तो मैंने ये सारा सोच तो रखा था, पर मैं वहाँ इंटरव्यू में हिचक रहा था कि बताऊं या ना बताऊं। फिर मैंने बताया उनको कि सर, जो 10वीं में फेल होना मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद जो है मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। फिर दोस्त भी नए मिले जो पढ़ने वाले थे, नए दोस्त मिले, फिर टीचर ने भी थोड़ा सपोर्ट किया और उसके बाद मैं पढ़ने लगा। तो 12वीं क्लास के बाद आपको पता है बीएसटीसी होती है। तो 2014 में मैंने जो है 12th क्लास पास की थी और उसके बाद बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है जिससे क्या बन जाते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक, 3rd ग्रेड टीचर, प्राइमरी टीचर बन जाते हैं आप राजस्थान में। तो हमारे गांव में जो है, जब मैं 12वीं में था तो एक प्राइमरी टीचर सेलेक्ट होके आए थे। किसके थ्रू? बीएसटीसी के थ्रू। उन्होंने कहा कि केवल बीएसटीसी पास कर ले, इससे क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बाद में रीट देना पड़ेगा। और बाद में पता चला, तो मुझे उन्होंने किताब ला के दी बीएसटीसी की कि इसको पढ़ ले। उससे पहले मैंने जीके वीके कुछ पढ़ा ही नहीं था। मतलब 10th 12th में भी क्या होता है, जीके ही होता है, लेकिन पढ़ाई ढंग से नहीं हुई थी। तो बीएसटीसी की वो किताब मैंने पढ़ी और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं जो है किसी भी एग्जाम को मैंने एक बार में नहीं क्लियर किया। आरएस भी एक बार में क्लियर नहीं किया, 2018 मेंस में फेल हुआ था। यूपीएससी भी मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में भी क्लियर नहीं किया था। और एसआई भी एक बार में नहीं, पटवारी भी एक बार में नहीं, और तो बीएसटीसी कैसे होता है एक बार में? तो जो प्री का एग्जाम होता है, आपको पता है बीएसटीसी का, तो वो दिया था। उसमें मैं जो है 400 नंबर मेरे थे, 401 कट ऑफ गई थी। यानी बीएसटीसी प्री के एग्जाम में भी मैं क्या हो गया, फेल हो गया। तो अपन ने तो 10वीं भी कितने बार में किया था, 2 बार। बीएसटीसी फेल हो गए, फिर वापस दिया, फिर नंबर आया। तो 2015 से लेकर 2017 के बीच में मुझे जो है घर छोड़ने का मौका मिला और मैं जयपुर क्या करने आया था, बीएसटीसी। यहाँ जोबनेर के पास में किशनगढ़ रेनवाल है, वहाँ तो महावीर कॉलेज थी, वहां में बीएसटीसी की मैंने।
और इस बीएसटीसी क्या होता है कि जब आप बहुत उस तरह के पृष्ठभूमि से आते हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो आपके बहुत सारी परसेप्शन, पूर्वाग्रह होते हैं, धारणाएं होती है, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत सारे। तो जब मैं घर छोड़ के पहली बार शहर आया तो थोड़ा गला खराब है तो देखना है ना। तो फिर क्या था, जैसे क्या होता है कि हम जब पलायन करते हैं, पलायन समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आप पलायन करके यहाँ पढ़ने के लिए आए महानगर में, ना कोई गांव से आया होगा, कोई कस्बों से आया होगा, कोई शहर से ही आया होगा। तो जब हम पलायन करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं विद्यालय स्तर पे बहुत दब्बू किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, कभी प्रार्थना में आगे नहीं गया, मतलब और पढ़ाई में भी किसी ने शाबाशी, किसी ऐसी चीज में कुछ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, मेडल अपने को मिला ही नहीं है। तो अब नई जगह जहां जाएंगे वहां सारी धारणाएं हम अपने हिसाब से गढ़ेंगे, नए लोग होंगे तो वहां कुछ कमाल करेंगे। तो जो स्कूल में नहीं किया वो सब कुछ कहाँ किया, बीएसटी। मतलब गलत नहीं किया कुछ भी, लेकिन यहाँ जैसे मंच पे आना, जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना, कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, इस तरह की सारी गतिविधियां। और यहीं पर मैं जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भी लग गया था। तो 2017 से मैं प्राइमरी टीचर के रूप में पढ़ा रहा था। और फिर मेरी बीएसटीसी भी, और 2018 में जो क्या आता है, रीट का एग्जाम आता है। रीट जानते हैं आप? ठीक है, तो रीट तो राजस्थान की राष्ट्रीय भर्ती है, सबको पता ही होगा। तो 2018 में रीट आई, और उस रीट में जो है फरवरी को एग्जाम था, फरवरी महीने में। और हाँ, अच्छा तो कोई बैठा होगा सहपाठी मेरा, बता, 26 फरवरी को, ठीक है। तो फरवरी में एग्जाम हुआ था, और उससे मुझे लग गया कि अपना एक सिलेक्शन किस में हो जाएगा, रीट में। तो घर वाले क्या चाहते हैं कि जैसे तैसे क्या लग जाए, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी को लेकर हमारी सोसाइटी में, स्पेशली राजस्थान में या नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा ज्यादा क्रेज है ना, क्योंकि उसको हम जोड़ते हैं केवल रोजगार से नहीं, सोशल स्टेटस से, सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ के देखते हैं। तो ठीक है, तो नौकरी लग जाएगी, इससे ज्यादा उम्मीद घर वालों ने हमसे की ही नहीं थी। और 10वीं फेल से कोई उम्मीद भी क्या करेगा। तो गांव वालों ने भी नहीं की, मेरे दोस्त भी चौंके, गांव वाले भी चौंके कि ऐसे कैसे नौकरी लगी। किसी ने सोचा होगा, किसी ने लगा दिया होगा जुगाड़ उगाड़ से। फिर भी ठीक है, अपनी नौकरी क्या हो गई, इसमें लग गई थी। और 2000 में कह रहा हूँ 15 और 17 के बीच में जब मैं जयपुर रहा, तो मैंने अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे बदलाव किए थे। तो मैंने अगर भाषा ठीक नहीं की तो भाषा को ठीक किया था। मतलब मैं पढ़ने वाला बच्चा बन गया था। कहाँ, बीएसटीसी में। तो मेरी इंटरेस्ट जग गया था पढ़ाई को लेकर। फिर मेरा रीट में सिलेक्शन, मतलब एग्जाम देते ही लग गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, फरवरी 2018 फिर हमारे वहाँ एक आईएएस अधिकारी बने थे मेरे गांव के पास के, महेंद्र पाल जी। उन्होंने मेरा स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन करवाया। पैसे नहीं थे अपने पास, तो उन्होंने एडमिशन करवाया था। 20 मार्च 2018 को दिलीप सर का सेमिनार था, और वो सेमिनार लेने में यहाँ आया था। तो उसमें सर ने एक कहानी सुनाई थी उनके एक दोस्त की, एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिसको जो है यूपीएससी की ऐसी लगन थी कि वो राइट हैंड से लिख रहे थे, लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है मनोवैज्ञानिक की, जिसमें आपके न्यूरॉन्स जो सिग्नल होते हैं वो हाथ तक आना बंद हो जाते हैं, तो फिर आप लिख नहीं पाते हैं। तो उनके दाएं हाथ में ऐसी बीमारी हो गई। उन्होंने जो है इससे लिखना, लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, और फिर जो है उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, और उन्होंने सेलेक्ट भी हुए वो। यानी कि हम, आप लिख के देखो कितना मुश्किल होता है अपने आप को इस तरह से ढालना है, शरीर में बदलाव करना। तो वो कहानी ऐसी घर कर गई, और वो मुझे याद है एग्जैक्ट जैसे। और वो सेमिनार का ऐसा ही होता है, माहौल कैसा होता है आपको पता है, मतलब मोटिवेशन से भर जाते हैं। आप सब तो उसी प्रोसेस से होके आए होंगे, ठीक है। तो 20 मार्च 2018 फिर मेरा एडमिशन होता है प्री वाले बैच में, क्योंकि उसमें क्या प्रीलिम्स भर्ती जो है आ चुकी थी। 5 अगस्त को जो है एग्जाम होना था, 5 अगस्त 2018 को। उससे पहले मार्च में मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5-6 महीने थे मेरे पास, उसके लिए एक प्री का बैच स्टार्ट किया था। तो चीजें बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाई गई, लेकिन क्योंकि मेरा वन टच था, वन टच, मैं बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से नहीं पढ़ा था। तो अब बता देना चाहिए कि भाई नहीं पढ़ा, इसमें क्या कहने वाली बात, नहीं पढ़ा था और वैसा बैकग्राउंड नहीं मिला था। तो मैं जब यहाँ पढ़ने आया और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस वन टच को बिगाड़ना नहीं है। वन टच का मतलब, जैसे आप किसी कहानी, फिल्म को पहली बार देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत रोमांच होता है। लेकिन उसी कहानी और फिल्म को आप दूसरी बार देखें तो फिर उतना मजा नहीं आता। सर की भी आप एक क्लास देख ले तो फिर जो मजा आता है उसके दूसरी क्लास से आता है नहीं। तो मुझे लगा कि कोचिंग तो एक बार ही होगी, और इसलिए स्प्रिंग बोर्ड में जो पढ़ रहे हैं उसको क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना। तो मैं बहुत लगन से पढ़ा, और किसी ने एडमिशन भी करवाया, विश्वास भी जताया, तो उनका विश्वास भी नहीं तोड़ना था। फिर मेरी ज्वाइनिंग भी आने वाली थी, तो ऐसा था कि फिर पढ़ भी नहीं पाऊंगा क्योंकि नौकरी लग जाएगी, फिर कैसे पढ़ेंगे। तो फिर एडमिशन हो गया,
और मैंने बहुत लगन से पढ़ी, इतनी अच्छी पढ़ाई मैंने, मतलब पढ़ना क्या होता है, क्लासें चलती थी 6-7 घंटे, वो बहुत इस तरह से सुनते थे कि ये मिस नहीं हो जाए, कहानियां जो वो सब भी नोट कर लेता था कि अगर मैं किसी को सुनाऊंगा तो कैसे सुनाऊंगा इसी कहानी को, तो पूरा डूब के वो वन टच नहीं बिगाड़ा, और उसी को जाके घर पे एग्जैक्ट याद कर लेना। फिर दोस्तों में, क्योंकि अपने अंदर क्या है कि अपन समंदर तो है नहीं, दरिया है, तो दरिया में उफान बहुत जल्दी आता है, ज्ञान जैसे भर गया तो जब तक किसी को बांटे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों को पकड़ के सुनाना कि ये ऐसा होता है, पता है तेरे को, ये सब चीजें बैठक बना रहे ऐसे। तो बहुत से दोस्त थे, तो ऐसे झुंड में पढ़ाई करना और सबको बताना। इससे क्या हुआ, इससे जो पढ़ाई की वो क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, पच गई। तो इस पढ़ाई की वजह से 5 अगस्त, और कॉन्फिडेंस बहुत था, कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से था, लेकिन जो है कॉन्फिडेंस की वजह से 5 अगस्त 2018 का जो प्रीलिम्स मेरा फर्स्ट, इससे पहले मैं आरएस एग्जाम दे चुका था। उससे पहले जब मैं बीएसटीसी कर रहा था और मेरी जस्ट ग्रेजुएशन हुई थी, तो उसके बाद मैंने क्या किया, दिया था एग्जाम। तो मैंने वन रक्षक होता है एग्जाम, वो दिया था, जिसमें 25 किलोमीटर क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और फिर इंटरव्यू भी होता था उसमें। तो मैं दौड़ा 25 किलोमीटर, इंटरव्यू भी हुआ। तब तक मैं मास्टर नहीं बना था, तो अपने को केवल क्या चाहिए थी, एक जॉब चाहिए थी। तो वन रक्षक का एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया। फिर इसी में एक वनपाल होता है, उसमें भी फेल हो गया था। फिर एक होता है पटवारी का एग्जाम, जिसमें प्री मेंस 2 होते हैं, प्री में ही फेल हो गए अपन। फिर एक था जेल प्रेरी, उसमें भी अपना नहीं हुआ। फिर कांस्टेबल, उसमें भी नहीं हुआ। 1-2 राउंड आर्मी के भी दौड़ के आए, फिर लगा अपने बस की बाहर नहीं, आर्मी वालों ने पकड़ के बाहर निकाला, भाई तुम बाहर निकलो, निकालते नहीं, वो पीटते हुए बाहर निकालते हैं। तो 2 राउंड तो दौड़े, और फिर उन्होंने पकड़ के बाहर निकाल दिया, क्योंकि जो जिनके साथ दौड़े थे वो पीछे से वापस आ गए और अपन अभी तो ये सब एग्जाम फेल। और इसी दौरान क्या दे रहा था मैं, इस दौरान जो है आरएस का एग्जाम भी दे दिया मैंने, पहला प्री, और उसी दौरान आईएएस वाला एक प्री भी देखे आगे। एग्जाम कुछ भी, वन रक्षक से लेके आईएएस तक के सारे एग्जाम फार्म भर दिए, सब दे दिए। क्योंकि घर से पहली बार आए थे, तो किसी ने कहा कि फार्म एक भी छोड़ दो, सब फॉर्म भर दो। तो अब जब यूपीएससी का प्री देने गया तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग देखो, जीएस का पेपर था, और मैं देके वापिस आ रहा था, तो किसी ने कहा अरे रुको, अभी सीसेट का पेपर और है, वो भी देना है। तो पता ही, वो पेपर में अभी भी वेर के रख रखे मैंने अपने पहले अटेम्प्ट के, कि ऐसे बताएंगे, कि तो मैं बताता रहता था जो भी। देखो मैं क्या बहुत स्वप्नलीन इंसान था, स्वप्नलीन जैसे मैं देखता हूँ अभी, तो 10वीं के बाद से मेरे जीवन को ऐसा लगता है कि मैं जीवन में ये कोई बहुत दार्शनिक बात नहीं है, लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को बहुत तटस्थ होकर देख भी रहा था कि कौन हंस रहा है, कौन अदृष्टों से मुस्कुरा रहा है, अपन क्या प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उस कारवां में शामिल भी था, और बाहर बैठा हुआ, मतलब सफर भी कर रहा था और देख भी रहा था। तो मैंने 10वीं के बाद से अपने जीवन को बहुत ट्रैक किया है, तो ये सारी चीजें मैं वेर के रखता था। तो अभी भी मेरे पास यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट के पेपर पड़े हुए, ये सब दे दिए। फिर ये तैयारी हुई, और तैयारी के बाद, यानी ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट था, दूसरा था इस हिसाब से। तो 5 अगस्त को प्रीलिम्स दिया, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, 100+ नंबर थे, 103 नंबर थे, और धूमधाम से प्रीलिम्स अपना क्लियर हो गया। और जब आरएस प्री क्लियर हो गया, तो फिर अपना कॉन्फिडेंस रोके ही नहीं रुक रहा है। फिर मैं लोगों को ये बता रहा था कि आरएस बनना कैसे है। तो मैंने क्या गलती की पहले अटेम्प्ट में, इससे आपको सीखना है। मैं मतलब ये पूरी प्रोसेस इसीलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने किया वो आपको नहीं करना है, और उनसे सीखो आप कुछ। तो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में प्री को बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सोचा कि यही लड़ाई है, इसे ही जीतना है, तो प्री पे सबसे ज्यादा फोकस किया, और प्री हो भी गया। क्योंकि आरएस प्री वाले व्यक्ति को बहुत कम लोग मिलते थे जिनको ऐसे आरएस प्री हो रखा था। तो हमारे बीएसटीसी में एक सर पढ़ाने आते थे, तो सर का क्या हो रखा था, आरएस प्री। तो सर उसी एटीट्यूड में रहते थे, आरएस प्री हो रखा। तो हम भी सोचते थे कि सर का आरएस प्री हो रखा है, मतलब कितने बड़े ज्ञानी होंगे, तो जाके आरएस प्री हुआ, कोई छोटी बात नहीं है ऐसे। और यूपीएससी प्री पास तो किसी को देखा ही नहीं, वो तो अगर कोई मिल जाए तो चरण स्पर्श कर ले, ऐसी स्थिति थी। तो आरएस प्री होने के बाद अपने को लगा यार, अपन तो क्या बन गए साहब, आरएस बन ही गए। तो बहुत माहौल बनाया गांव में, और बहुत से लोगों को बताया कि कैसे आरएस बनना है। फिर आया मेंस, तो इसमें मैंने बहुत मिस्टेक की। मिस्टेक कैसे, जैसे इसमें कम से कम 22 सब्जेक्ट पढ़ने आपको लगभग। तो मैंने क्या किया, जैसे हिस्ट्री अच्छा लगता था उसे ही पढ़ता था, पॉलिटी अच्छा लगता था, ज्योग्राफी अच्छा लगता था। तो इनको बहुत महत्व दिया, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन था। तो इससे बाहर क्या,
मुझे करना क्या चाहिए था, जो 20 नंबर के छोटे सब्जेक्ट है, 5 या 6 सब्जेक्ट है, उन पे ज्यादा फोकस करना था, एथिक्स पढ़ना था और पब8 पढ़ना था जो पहले नहीं पढ़ रखे हैं। तो उस समय में मुझे, और पेपर 4 जो है भाषा वाला, उसमें मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। तो इनको मैं बहुत कम पढ़ता था, इनको पढ़ता था और इन्हीं के टेस्ट लिखता था, इनके टेस्ट भी नहीं लिखता था। और जब इनकी कॉपी आती थी तो मैं बैठा बैठा देखता था क्या उत्तर लिखे हैं मैंने, भाई क्या ऐसे। मतलब क्या था कि तैयारी बहुत समय मिला। देखो समय, आप सोचते हैं ना कि थोड़ा और समय मिल जाता तो तैयारी बेहतर हो जाती। तो इस समय हमें मेंस में मिले थे 11 महीने, कितने, 11। अब तक का सबसे जो ज्यादा समय था हमारे पास। फिर भी मैं तैयारी इसकी ढंग से नहीं कर पाया, मैंने टेस्ट नहीं लिखे। और फिर मैं क्या बहुत सपने देखता था, जैसे मैंने बताया। तो मैं सोचता था कि अगर मान लो पहली रैंक आ गई, जिस दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते थे उस दिन क्या हो जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। तो फिर इस तरह के सपने देखने, आप जैसे हम गीता में एक सिद्धांत पढ़ेंगे, निष्काम कर्म, कर्मणि वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कर्म करो, लेकिन किस भाव से, निष्काम। निष्काम का मतलब बिना कामनाओं के, बिना डिजायर के जो है अपने एक्शन पे फोकस रखो। ये करना क्यों है? तो अर्जुन उसमें कहते हैं कि प्रभु जब फल पे ही दृष्टि नहीं होगी, फल के रिजल्ट के बारे में ही नहीं सोचेंगे, तो व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों? सवाल तो वाजिब था। तो कृष्ण ने कहा कि 2 वजहों से ध्यान रखना है कि निष्काम कर्म करना है। पहला कि परिणाम तुम्हारे बस में नहीं, तुम चाहो विजय तो भी विजय मिलेगी ये जरूरी नहीं। दूसरा क्या होगा, परिणामों पे फोकस रखोगे तो कर्म की जो प्रभावशीलता है, एफिशिएंसी है एक्शन की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम तैयारी में ही रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे कर्मों की प्रभावशीलता क्या हो जाती है, कम। तो मैं बहुत सोचता था परिणामों के बारे में, तो कि मतलब अब टीचर तो रहना नहीं है, मैं ये सोचता था अभी आरएस बनना है। आरएस बनना क्या है, मानसिक स्तर पे तो मैं बन ही गया था। तो फिर मैं रिजल्ट के बारे में बहुत सोचता रहा। इस वजह से मेरा जहां रैंक के बारे में सोच रहा था, वहां मेरे 40 नंबरों से जो है मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। यानी 40 नंबर और होते तो मैं क्या दे पाता, इंटरव्यू दे पाता केवल। तो बहुत कम नंबर आए थे, 301 नंबर थे और कट ऑफ शायद 341 के आसपास या 343 ऐसे कुछ गई थी। तो अपना पहला अटेम्प्ट जो क्या हो गया, वेस्ट हो गया पूरी तरह से। और इस पूरी प्रोसेस में कितने साल लग गए, 2। तो फिर मैं जब आया, कोविड आया, फिर कोरोना आया। तो कोरोना में शिक्षा विभाग में क्या मिली थी, बहुत सारी छुट्टियां मिली थी। और उन छुट्टियों का उपयोग करते हुए मैंने यूपीएससी का एक बार अटेम्प्ट फिर से दिया, 2020 वाला। और मतलब सहयोग कहेंगे, मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं ये इसलिए बताता हूँ, सहयोग और मेहनत को ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो प्रीलिम्स क्लियर हुआ था इसकी मैंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी, 1 महीना ही पढ़ा था करंट अफेयर्स। पर इसकी एक वजह है कि मैं डरा नहीं। तो इस पूरी प्रोसेस में, आरएस और यूपीएससी वाली में, तो जिसे मैं कहता हूं कि युद्ध में हारते हुए सिपाही के लिए दाएं भागू या बाएं भागू से ज्यादा जरूरी होता है भागू। जो इधर भागू उधर भागू के चक्कर में रहता है वो फिर क्या कर पाता है, दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। इसी प्रोसेस में यूपीएससी में ये पढ़ू वो पढ़ू, ये करूं वो करूं से ज्यादा है कि आपने सामने जो है उसे क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें मेहनत का कोई रोल था ही नहीं, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर हो गया मेरा यूपीएससी 2020 का। तो मेरे देखो, अब यहाँ निर्णय की स्थिति कह रहा हूँ कि जैसे सिपाही के लिए निर्णय लेना जरूरी होता है, उसी समय आपको भी, जैसे सार्त्र एक चिंतक है वो कहते हैं कि 90% लोग ए निर्णय की स्थिति में हैं। हर व्यक्ति निर्णय खुद ले ही नहीं रहा है। मकान भी बना रहा है तो जैसे जैसे लोग कहते जा रहे हैं वैसे वैसे बनाता जा रहा है। बच्चे को कहाँ एडमिशन कराना, उसमें मतलब क्लियर कट उसका डिसीजन जो है उसका नहीं होता, तो निर्णय नहीं ले पाते और कैसे रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, ये पढ़े वो पढ़े इसमें। तो मैंने यहाँ एक अच्छी चीज की जो मुझे बाद में पता चला कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद यूपीएससी 2020 4 अक्टूबर को प्री था, ठीक है, और 7 जनवरी को जो है क्या था, मेंस 2021 वाला। आरएस वाली कहानी कहाँ हो गई, वही समाप्त हो गई और नई भर्ती अभी तक आई नहीं थी और कोरोना आ गया जिसमें कौन आ गई, यूपीएससी। तो 4 अक्टूबर को मैंने प्रीलिम्स दिया, 7 जनवरी को क्या था है यूपीएससी का मेंस है मेरा पहला। और समय कितना मिलता है प्री और मेंस के बीच में, लगभग 3 महीने। जैसे इस बार भी कितने मिले इनको, 3 महीने या 3.5 महीने। तो यूपीएससी में फिक्स है 90 दिन से लेकर 100 दिन मिलेंगे आप बस। इसमें अपना क्या था कि प्री अपना होगा नहीं, यूपीएससी तो बाय हार्ट किसका स्टूडेंट था मैं, आरएस वाला, और आरएस की तैयारी कर रखी थी, यूपीएससी के तो सपने भी नहीं देखे थे। तो यूपीएससी का अपना टारगेट नहीं था। तो प्री से पहले जो यूपीएससी में आपको पता है ऑप्शनल होता है, मेंस में वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है एक,
तो मैंने ऑप्शनल को तैयार ही नहीं कर रखा था, पढ़ ही नहीं रखा था, क्योंकि अपने को पता है अपना प्री होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं तो फिर ऑप्शनल पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करें, ऐसा था। तो प्री से पहले ऑप्शनल तैयार नहीं था, लेकिन संयोग से क्या हो गया, प्री क्लियर हो गया। तो अब ऑप्शनल पढ़ के क्या लिखना है, मेंस लिखना, क्योंकि ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर, 500 नंबर का आता है ये, आपको पता तो ये पूरा प्रोसेस, तो ठीक है। तो फिर क्या था, 4 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, मैंने जो है 11 अक्टूबर को अपना ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य वो यूट्यूब वो जो वीडियो है वो मुझे मिले। 16 अक्टूबर से मैंने देखना शुरू किया था, और जो ऑप्शनल 6 माह में होता था, मतलब मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं ये सोच लूं कि जैसे प्री अपना सहयोग से हुआ है, जैसे मेंस लिख देते हैं, ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगला अटेम्प्ट अच्छे से देंगे, एक रास्ता तो ये था। दूसरा रास्ता ये था कि प्री हो गया है तो मेंस में मैं जितना, क्योंकि प्री वापस क्लियर कभी होगा नहीं, तो इसी मेंस को ऐसा लिखते हैं कि मुक्ति क्या हो जाए, मिल जाए। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, और मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए वापस अपना प्री तो आज हो न कोई कल हो, अपने को सारा दमखम किस में लगाना है, इसी मेंस में। तो मैंने पढ़ाई की 6 महीने में, इस समय मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, मतलब इतनी पढ़ाई मैंने कभी नहीं की थी। 6 महीने में जो ऑप्शनल होता था उसको मैंने 2-2.5 महीने से लेकर 3 महीने में क्या कर दिया, कंप्लीट। वीडियो देखना, फिर मूल टेक्स्ट पढ़ना, जो जैसे गोदान है तो गोदान 600 पेज का उपन्यास है, उसको पढ़ा, फिर उसके वीडियो देखे, और फिर उसके क्लास नोट्स बने हैं वो भी पढ़े। तो ऐसे करके पूरा हिंदी साहित्य मैंने खत्म कर दिया था 2.5 महीने में, और पहला मेंस लिखा था 7 जनवरी 2021 को। तो 9-10 घंटे में ऑप्शनल पढ़ता था, फिर 2-3 घंटे क्या पढ़ता था, जीएस के भी 4 पेपर होते हैं वो, फिर निबंध, और फिर इंग्लिश और हिंदी के भी कंपलसरी पेपर होते हैं, तो इंग्लिश का भी डर था अपने को, इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, तो फिर इंग्लिश भी पढ़ता था 1-1 घंटे। यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे के बीच में ऐसा लगता था कि सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। मतलब इतनी पढ़ाई मैंने आज तक वापस कभी की, वो पढ़ाई नहीं थी, वो बोझ था ही नहीं। ऐसा लगता था कि एक तो नया सब्जेक्ट था, ऑप्शनल पढ़ रहे थे तो 9-10 घंटे उसमें चले जाते थे। फिर ऐसा था कि मेंस लिख रहे हैं किसका, यूपीएससी का, तो मैं अपनी डायरी लिखा करता था, उसमें लिखता था कि ये तेरे जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण है, हिस्टोरिकल मूवमेंट है, तू वापिस कभी मेंस लिखे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जैसा प्रयास करना है इसी में कर, और जैसे कहते हैं ना कि एक योद्धा की तरह पढ़ना। तो अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं ये सब बता के, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि इतना पढ़ने से भी नहीं भी होता है, और कम पढ़ के भी क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है स्मार्ट तरीके से। तो ये सब पढ़ाई की मैंने, और 6 जनवरी को लास्ट दिन था जब मैं मेंस लिखने जा रहा था, 7 जनवरी को जाना था, तो 6 जनवरी को मैंने अपनी डायरी में लिखा। ये डायरी लिखना क्यों जरूरी है, मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि और कोई था नहीं जिससे मैं ये सारी, तो अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना, अपनी कमियां आपको ही पता चल जाती। तो मैंने 6 जनवरी को डायरी में लिखा कि जितनी मेहनत तू कर सकता था उससे ज्यादा मेहनत और की जा सकती नहीं थी, तो तूने जो भी किया वो बहुत सही किया है। मतलब क्या पढ़ा है भाई, इस तरह से करके अपनी पीठ थपथपाई, और 7 जनवरी को मैं मेंस लिखने गया, और मेरा एक ही टारगेट था कि जो है मुझे सवाल एक भी छोड़ना नहीं। तो मैंने सारे प्रश्न पेपर जो है पूरे किए कंप्लीट, और क्या स्पीड थी, उससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज एक भी नहीं, क्योंकि क्या करता मैं 3 महीने में, या तो टेस्ट सीरीज लिखता या ऑप्शनल खत्म करता, बहुत कम समय था, तो टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं लिखी। लेकिन पता नहीं क्या स्पीड थी, जैसे भूत आता है ना आदमी में, उस तरह की स्थिति हो जाती है जब आप मेंस लिखते हो, और ऐसी स्पीड भूतों ने भविष्य वाली होती, वापस कभी नहीं आती, वही आती है वो। तो पेपर पूरे हो गए सारे, और पेपर पूरे होने की वजह से क्या हुआ, देखो पेपर पूरे होने की वजह से ये हुआ कि मेरा जो है फर्स्ट मेंस में ही इंटरव्यू कॉल आ गया, और इससे क्या हुआ, कट ऑफ गई। देखो इसमें जो मानने वाली बात वो है कि 698 ओबीसी की कट ऑफ गई, और मेरे नंबर थे 700, यानी मैं जस्ट क्लियर हुआ था मेंस। एक भी सवाल यदि मैं छोड़ देता तो मैं इंटरव्यू दे नहीं पाता, और अगर मैं इंटरव्यू देने दिल्ली नहीं जाता तो दोस्त नहीं मिलते, यूपीएससी से वो टच नहीं होता, तो हमें लग जाता कि भाई यूपीएससी बहुत कठिन है, अपने से नहीं होगा, और मैं वहीं से वापस मुड़ के किसकी तरफ आ जाता, आरएससी। यानी कि एक सवाल का आंसर देने की वजह से मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, और मैं पहली बार दिल्ली गया यूपीएससी का इंटरव्यू देने, तो मैं बहुत खुश था, इतना खुश था जैसे आईआईटी में वो उसका सिलेक्शन हो जाता है 3 इडियट में, और वो बैठा रहता है उस क्लास में, तो वो प्रोफेसर बोलता है इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, तो वो बोलता है सर बहुत मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है ना। तो जैसे अपन इंटरव्यू देने गए तो अपनी स्थिति ये थी कि बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अपने सोचा था यूपीएससी का इंटरव्यू कौन कैसे आरएस का देने का भी मौका नहीं मिला अपने को,
तो वहाँ जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि भाई अगर करना है तो क्या करना है, यूपीएससी ही करना है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं। उसके साथ अलग ही औरत था मतलब उस समय। तो बहुत सारे दोस्त मिले थे और फिर इंटरव्यू देके लौटे तो इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ जितना बस, और फिर वापस वही जब मेंस क्लियर हो गया तो फिर सपने आने लगे। तो मैं सोच रहा था क्या पता हिंदी माध्यम का टॉपर इस बार मैं ही। तो उस साल रवि सियाग का जो है प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं सोचता था कि अगला क्या पता रवि सियाग मैं ही हूँ। ऐसे सपने देखता था मैं। और फिर जब फाइनल रिजल्ट आया 2020 का, तो फिर मेरा वापस यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था। और जैसे मैं वहां 40 नंबर से रहा, वहां मैं जो है 39 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन होने से रुक गया। देखो 2 फेलियर में झेल चुका था, आरएस वाला और ये वाला। यानी कि अब तक जो है 3 साल बीत चुके थे और मैं वापस घूम फिर के कहाँ आ गया, वहीं प्राइमरी टीचर था, स्कूल जा रहा था। और फिर मेरी ज्वाइनिंग वगैरह 2019 में ही हो चुकी थी। तो फिर इतना समय नहीं था कि मैं 1 साल 2 साल और छुट्टियां लेके कहीं शहर में रह के पढ़ सकूं। तो मैं नौकरी कर रहा था। लेकिन अब चूंकि इंटरव्यू दे चुके थे, जैसे आपको कोई पूछे कि आप आरएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, एसडीएम की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, बताओ कोई, मतलब क्यों कर रहे हो आप तैयारी? माहौल दे क्या है, तो तुम बताओ। पावरफुल, ठीक, पावर फील करोगे, ठीक है। और सोशल स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा इस पूरी प्रोसेस में, ये भी ठीक है। साध्य क्या है, जैसे एथिक्स में पढ़ेंगे साधन और साध्य, मीन्स और एंड। तो आपका साध्य क्या है, क्यों बनना चाहते हो आरएस यूपीएससी? तो इसके ईमानदार जवाब दो। जैसे आपको इंटरव्यू में ही पूछ ले कि बेटा क्यों बनना चाहते हो आरएस? पैसा तो फिर धंधा करो, पैसा तो बिजनेस में छुपा के कमाना पड़ेगा, उसमें कमाओ आराम से, पैसे ही कमाना है। पैसा, इज्जत। और अरे इंटरव्यू थोड़ा बताओ, इंटरव्यू में बताओ, वो आंसर बताओ ना। जैसे आपको पढ़ते हुए कितने महीने हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल आप इस सवाल का आंसर नहीं निकाल पाए? ऐसा तो हो नहीं सकता, सबके पास है अपने अपने उत्तर, सबके पास। लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा कि मेरा उत्तर सही होगा, पता नहीं ये जनता क्या सोचेगी। जनता कुछ नहीं सोचेगी, जनता की इतनी हैसियत भी नहीं है कि आपके बारे में सोचे। आप तो बताओ केवल, कोई भी। हाँ बताओ। अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि प्रशासन को आप देखते हो तो आपको लगता है मैं ये अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, ठीक है। एक बात तो ये कह सकते हैं इंटरव्यू में। और क्या कह सकते हैं बताओ इसके कि सर वेलफेयर स्कीम्स है, मैंने देखा है कि वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, या हो भी रही है तो मुझे लगता है कि मैं उनको बेटर तरीके से जमीन पे उतार सकता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ। जो सुधार मैं करना चाहता हूँ वो मैं एक नागरिक रहते हुए नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं सिविल सेवा में जाऊंगा तो मेरे पास अथॉरिटी पावर होगी जिससे मैं नागरिकों को एम्पावरमेंट कर पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा शब्द है कि पावर मिलेगी जिससे क्या कर पाऊंगा, एम्पावर कर पाऊंगा। शक्तियां मिलेगी जिससे सशक्तिकरण कर पाऊंगा, ये भी बहुत अच्छी बात होगी। और तो आप ही क्यों प्रयास कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर लेगा। तो देखो इसका सबसे अच्छा आंसर कि मैं वापिस यूपीएससी की तरफ क्यों गया, जब ये सब फेल हो गया या सब हो रहा था तो क्यों बनना चाहता था। तो इसका सबसे अच्छा आंसर जो हम ईमानदारी से अपने पास है, लेकिन हमें पता नहीं होता, देना नहीं है इंटरव्यू में इस तरह से, मतलब चाहो तो बता सकते हो, पर सबसे ईमानदार वाला आंसर क्या है कि सर चूंकि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा सिविल सेवक बन सकता हूँ, इसलिए मैं सिविल सेवक बनना चाहता हूँ। यानी कि मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू देके आया तो मुझे लगा कि इतना मुश्किल नहीं है जितना क्या बना रखा है, माहौल बना रखा है, हवा बना रखा है। अपन भी यूपीएससी कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यूपीएससी। कि सर मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे कि मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का सबसे बेहतरीन प्रयोग कहाँ कर पाऊंगा, प्रशासन में करूँ। यानी कि सिविल सेवा, हम इंटरव्यू का जवाब क्या है कि सर सिविल सेवा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहां मैं अपनी पर्सनल एबिलिटी के कैपेसिटी, व्यक्तिगत क्षमताओं का सबसे बेहतरीन प्रयोग कर पाऊंगा। और फिर वो चीजें जोड़ दो कि मैंने देखा है कि वेलफेयर स्कीम से एक 500 रुपए एक विधवा के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मैं उस प्रोसेस में हिस्सा होना चाहता हूँ। लेकिन आंसर क्या है, अपने स्तर पे बताओ कि मैं बन सकता हूँ। आपको भी लगा कि मैं बन सकता हूँ, मैं आरएस कर सकता हूँ, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आरएस करना चाहिए, यूपीएससी करना चाहिए। क्योंकि वहां जो रहकर अपनी जो आपकी कैपेसिटी है जिनका प्रयोग आप कर पाएंगे, वैसा किसी क्षेत्र में और कर नहीं सकते।
जैसे आप बहुत कुछ करना जानते हैं, कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करना, नए आइडियाज, लेकिन निजी क्षेत्र आपको, प्राइवेट सेक्टर उतने मौके देता नहीं है और प्रशासन वो सारे मौके आपको क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे आप में लीडरशिप की क्वालिटी है तो प्रशासन आपको जीवन के शुरुआत में ही क्या दे देगा, लीडरशिप पोजीशन दे देगा, नेतृत्व का पद दे देगा, आप करो, लीड करो लोगों को। तो आपको इतनी कम उम्र में किसी और सेक्टर में नेतृत्व करने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है। जब आप 20-30 साल काम कर चुके होते हो तब आपको किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में जो है लीड करने का मौका मिला। और यहाँ क्या हो रहा है, आप चयन हुए और सीधा आपको जो है पूरे प्रशासन का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, नवाचार और क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है। आप चाहते हैं कि समस्याओं के समाधान करें और कोई सेक्टर आपको दे नहीं सकता। प्रशासन में कितनी समस्याएं सारी, आप आओ और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ करो नवाचार, इनोवेशन, इस वजह से आना चाहते हैं। तो वो सब बातें ठीक है, लेकिन अपने को लग गया कि भाई इतना मुश्किल भी नहीं है जितना एस्पिरेंट सीरीज में या इनमें बता रखा है, अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इंटरव्यू देके आ गए और वो दोस्त मिल गए तो फिर रहा नहीं गया, और रहा नहीं गया तो फिर सोचा कि यूपीएससी का जो 21 वाला अटेम्प्ट है वो देते हैं, देना ही है। तो इसमें मैं डर गया। डर इसलिए गया क्योंकि अभी आपको क्या लग गया कि हम भी बन सकते हैं, तो डू एंड डाई वाली स्थिति हो गई कि भाई इतने कम समय में तू मेंस क्लियर कर सकता है, तो अगर अब तो ऑप्शनल भी तैयार है, सब तैयार है, अगर यूपीएससी 21 में तेरा प्री क्लियर हो जाए, तो मैं ऐसे हो गया कि बस प्री क्लियर हो जाए तो क्या कर लेंगे, मेंस तो ऐसा लिखेंगे कि सिलेक्ट हो ही जाएंगे, तो कि बस ये हो जाए, बस वो हो जाए। इस भाव से जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो ना, तब फिर आपका ज्ञान आपके प्री को होने को नहीं रोक सकता। आपका डर क्या कर देता है, आपके प्रीलिम्स की फिर आप रहोगे कितने, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से, और वो ज्ञान की वजह से नहीं रह रहे हो। किस वजह से, कि आप डर गए, आत्मविश्वास नहीं रहा। जैसे इसीलिए जब एग्जाम हॉल में होते हो ना, सिविल सेवा की तैयारी में एक चीज जो अभी आप देखोगे 2 काम कर रही, वो है डर को जीतना, यानी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। खूब पढ़ने के बाद भी 3 घंटे में उस हॉल में यदि आप परफॉर्म नहीं कर पाए और डर गए, 5 मिनट बचे हैं, 5 सवाल हैं, किसी का हाथ कांप जाएगा और कोई घड़ी को उल्टा रखेगा और 5 सवालों को हल कर देगा। तो मतलब जैसे आपने देखा, रस्सी में चलने वाला व्यक्ति हमेशा सामने देखता है, नीचे नहीं देखता है। अगर नीचे देखेगा तो देखो अरे अतरो जो है उंडो, अतरो गहरा है, उंडा समझते हो ना, तो वो डर जाएगा और फिर वो डगमगा जाएगा। जैसे आपने इस मूवी में अजय देवगन को देखा होगा, पाइप पे चल रहा है, तो जब तक नीचे नहीं देखता है तब तक चलता जा रहा है, फिर जैसे ही पाइप नीचे देखा तो फिर मरा वाली स्थिति हो जाती है। तो बस यही है एग्जाम हॉल में भी। तो फिर मैं 2021 की प्री में डर गया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर होने से रुक गया था 2021 में 0.6 नंबर से। तो मतलब 4-5 सवाल ऐसे गलत हो गए जो नहीं होने चाहिए, और 0.6 से मेरा यूपीएससी 2021 का प्री क्लियर हो। यानी एक बार तो आप इसमें कहा इंटरव्यू दे के आए इतनी, और इंटरव्यू के समय भी क्या, जब इंटरव्यू देने गए थे तो दिल्ली की एक भी कोचिंग नहीं छोड़ी जहां मॉक इंटरव्यू नहीं दिए। ढूंढ के सब में क्या दिए, मॉक इंटरव्यू, क्योंकि अपन तो गए क्या थे, इंटरव्यू को एंजॉय कर रहे हैं। अपने को ये भी पता था कि अपना वापस क्या पता हो सकता है इंटरव्यू वाली ना हो, तो सारी जगह मॉक इंटरव्यू दिए। फिर मॉक इंटरव्यू के वीडियो आते थे, उसकी लिंक जो है रिश्तेदारों को भेजते थे कि देखो कहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, इस तरह। तो मतलब वापिस ज्यादा पावड़े हो गए थे यहाँ। तो ये वाली स्थिति थी, और अभी आप जो है यूपीएससी की पूरी प्रोसेस से बाहर हो गए। तो देखो मैं ये फेल हो चुका था, ये भी फेल हो चुका, मेरे सारे दोस्त मेंस लिख रहे थे, और फिर मेंस लिखने के बाद रिजल्ट आया तो उसमें से कुछ आईएएस आईपीएस बन गए, और अपन जो है वापस के आगे तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे ही है, फिर से वही जो है हो गया। तो अब जब आपके दोस्त सारे बन गए तो आपसे रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा, क्योंकि फिर आपके मन में वो आएगा ना कि कैसे कैसे लोग बन रहे हैं और मैं देखो, है ना, ऐसा होता है ना, जब टॉपर्स को आप वीडियो देखते हो तो आपको लगता है कैसे कैसे लोग बन रहे हो, देखो मैं है जो नहीं बन पा रहा। तो मेरे को भी ऐसे ख्याल आते थे। तो 2021 वाला ये जो स्टेज था, और मैंने माहौल वीडियो मॉक इंटरव्यू के बेस के बहुत बना दिया था, और जहाँ भी रिश्तेदारी में बुआ फूफा के यहाँ जहाँ भी जाता था तो सबको पकड़ के बताता था कि यूपीएससी में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ, इंटरव्यू वाले से। तो मतलब देख लेना तुम्हारे हिसाब से, अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया मेरा तो फिर कहाँ जाओगे, तो फिर ऐसे। तो फिर इन सारी उम्मीदों के बावजूद भी जब मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर एक ऐसा स्टेज आया वापिस कि अब जो है, अब बातें नहीं करनी पड़ेगी, अब क्या करनी है, पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे करनी, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप तरीके से। जैसे आपने वो एक लाइन पढ़ी होगी ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो वो क्षण आया अपने जीवन में जब ये सब फेल हो गए अपन, तो फिर वापिस शुरुआत की, और फिर आई आरएस 2021 वाली भर्ती।
और फिर आई यूपीएससी 2022 वाली भर्ती, और फिर आई राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती एसआई की 2021 वाली भर्ती। तो अपन ने तीनों भर्तियों में क्या डाले, फॉर्म डाले, क्योंकि अपन तो अब मार्क्स साथ तो रहना नहीं है, क्योंकि अपन क्या बन चुके हैं, वैसे ही माहौल बना के अधिकारी तो बन गए। तो फिर इन तीनों में फॉर्म भरे और सबसे पहले जो है एसआई का एग्जाम दिया, इसको निपटा के एक साइड में रख दिया कि अगर कुछ नहीं बने तो सब इंस्पेक्टर बन के अधिकारी तो बन ही जाएंगे। फिर आरएस वाला एग्जाम दिया, प्री हुआ, प्री तो होना ही था क्योंकि फिर इतनी हो चुकी थी तैयारी, तो प्री कोई बड़ी बाधा नहीं थी, और इसमें मन नहीं लगता था क्योंकि मन अब कहाँ अटक गया था, यूपीएससी। तो बहुत अधूरे मन से मैंने मेंस लिखा था। मेरा जैसे एक दोस्त जो है वो उस समय यूपीएससी का मेंस लिख रहा था और मैं उस समय प्री फेल हो गया 21 वाला, तो आरएस का मेंस लिख रहा था। तो आरएस का मेंस लिखते समय मेरा मन नहीं लगता था कि यूपीएससी का मेंस मैं भी लिखता अगर मेरा प्री क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों समानांतर ही चल रहे थे एग्जाम, है ना। तो फिर मैं दौड़ दौड़ के उसके पास जाता था, वो कहता भाई पढ़ ले, मैं कहता यार मन नहीं लग रहा यार, मेरा ही हो जाता। तो अभी जब मेरी रैंक आ गई तो पूछता है कि भाई ये मन कैसे नहीं लगता है, मैं भी बता कि जब मन नहीं लगता है तब क्या आ जाती है, रैंक आ जाती है। तो फिर मेंस का अटेम्प्ट दिया मैंने 21 वाला, इसको भी रिजर्व करके रख दिया और फिर वापस गए जिसकी तरफ यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ। और इस बार यूपीएससी की बहुत मन से तैयारी की ताकि मन को ये भ्रम ना रहे कि अपना सब कुछ पहले कैसे हो रहा था, सहयोग की वजह से। तो इस बार प्री दिया तो प्री 10-12 नंबरों से कट ऑफ से भी ज्यादा थे तो क्लियर हो गया। और मेंस भी दिया तो सारे टेस्ट लिखे, किसी को बताया नहीं कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, निर्मोही की तरह निष्काम भाव से सारे कर्म किए। 22 टेस्ट जीएस के, ऑप्शनल के सब लिखने के बाद जब इंटरव्यू कॉल आया तो भी किसी को बताया नहीं। तो 22 वाला जो अटेम्प्ट था इसमें मेरे मेंस में ऑप्शनल में 30 नंबर के सवाल यानी 15-15 नंबर के 2 सवाल छूट गए, यानी कि 30 नंबर का मतलब है कि आपके 50% मार्क्स तो वैसे ही आते हैं, तो 15 नंबर हो गए। तो मुझे लगा यार इतना सब वैल्यू एडिशन किया, वो सब प्रश्न छूटने की वजह से हो गए। यानी आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो छूटने के चांस ज्यादा रहते हैं, और उस समय कुछ भी नहीं पढ़ा था तो आप लिखते जा रहे हैं, रंग दिए पेज सारे और कुछ छूटा भी नहीं। ठीक है, फिर भी इंटरव्यू कॉल हुआ और इंटरव्यू में भी पिछली बार से जो है 20 वाले नंबर की बजाय बहुत जो 8 नंबर कम दे दी, जैसे 168 थे मेरे और इन्होंने 160 ही दिए। और फिर भी जो है यूपीएससी 2022 का जब रिजल्ट आया तो मतलब ये जो समय था ना, इसमें ऐसा था कि 2022 में कि अपने हाथ में यूपीएससी का भी इंटरव्यू कॉल लेटर था, आरएस का भी इंटरव्यू का कॉल लेटर था और एसआई वाला इंटरव्यू का कॉल लेटर भी था, इंटरव्यू वाला। तो ऐसा था कि अगर यूपीएससी में नहीं होगा तो आरएस में होगा, और आरएस में भी नहीं हुआ तो किस में होगा, कहीं न कहीं तो अटकेंगे। और फिर रिजल्ट आया तो किस में हो गया, तीनों में ही हो गया। यूपीएससी में मेरी रैंक थी 600, यूपीएससी में मुझे जो है आईआरएस आयकर इनकम टैक्स सेवा मिली थी, और आरएस में इस बार जो रिजल्ट आया उसमें कौन सी रैंक थी, 22 मिली। तो अब इस पूरी बात का अगर निष्कर्ष लघुलुभाव निकालें तो एसआई का फिर मेरा जैसे आईएएस का रिजल्ट आ गया था तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू देने नहीं जाते, तो मैं इंटरव्यू देने गया नहीं। ठीक है, अब देखो अगर इसका लघुलुभाव जो है बात का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन पहला है कि आपको अपने अटेम्प्ट वेस्ट करने नहीं है, और जब तक पूरी तैयारी, जैसे अपन क्या सोचते हैं बस प्री हो जाए, फिर जिसका प्री हो जाता है ना वो रोता रहता है कि बस इंटरव्यू तो अपना ऐसा है, धुआंधार है, बस ये कैसे भी करके मेंस खत्म हो जाए। और प्री वाले को क्या लगता है, मेंस में तो ऐसा लिखेंगे, लिखना ही तो है, उसमें तो लिखना है, प्री में बहुत पढ़ना है, तो उसको लगता है बस प्री हो जाए, फिर उसको लगता है मेंस हो जाए, तो इस चक्कर में कोई सी भी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। तो समझना क्या है कि प्री और मेंस ये सब मोह माया है, असली जो मकसद है वो क्या है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन भी नहीं है, जैसे मैं क्या अपन क्या बहुत छोटा सोचते हैं, क्योंकि अपने को अपना बैकग्राउंड जो है बड़ा सोचने के लिए, जैसे आप देखोगे ना डिसीजन, निर्णय और सपने ये भी व्यक्ति के नहीं होते, ये भी क्लास के होते हैं कि आपका कैसा बैकग्राउंड है, आपकी कैसी पृष्ठभूमि है। तो जिसका क्लास थोड़ा अप होगा उसको उसके लिए निर्णय लेना आसान होगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई सा भी डिसीजन वो लेगा उसको रियलिटी में बदलने की रिसोर्सेज उसके पास है। और जिस व्यक्ति का बैकग्राउंड थोड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी ठीक नहीं होता, उसके निर्णय भी किंतु परंतु वाले बहुत होते हैं, है ना, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी निर्णय लेगा तो उसको बदलने की रिसोर्सेज उसके पास नहीं है। तो मैं ये सोचता था यार अपना टॉप 100 वगैरह का मामला नहीं है, अपन गरीबों की रैंक आएगी 300 या 250 तक, ऐसे इससे बड़ा सोचा ही नहीं था।
लेकिन जब रैंक आ गई आरएस में भी 22 और यूपीएससी का भी लग गया, तो फिर मुझे लगा, और फिर टॉप 100 वालों को या फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वालों को भी हमने देखा ही ट्रेनिंग में, तो हमने देखा कि कुछ खास बात है नहीं है। तो है क्या कि सोचना थोड़ा बड़ा है। और सोचना क्या बड़ा है? सोचना बड़ा है कि टॉप 100 रैंक के बारे में सोचना है। प्री के बारे में तो सोचना ही नहीं है, और प्री के बारे में इसलिए नहीं सोचना क्योंकि वो मुक्ति नहीं है। मेंस के बारे में भी नहीं सोचना है कि बस मेंस लिखने का मुक्ति नहीं। सोचना किसके बारे में है? टॉप 100 के बारे में सोचना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं कर सकता हूं बहुत सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कमजोरियों के बावजूद भी, तो इस हॉल में बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा क्लियर कर सकता है इस एग्जाम को। तो सोचना बड़ा है, टॉप 100 के बारे में लेके चलो, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे प्रयास भी कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, उसकी तरह होते हैं। और जब हम केवल प्री क्लियर करने के बारे में सोचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं चीजों को। फिर मेंस की बात की जैसे तैसे लिस्ट में नाम आ जाए, तो फिर हम जैसे तैसे लिस्ट में नाम आने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सेटलमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर लिस्ट में नाम भी नहीं आता है। तो टॉप 100 के बारे में सोचना है, प्रयास भी वैसे ही करना है, और ज्यादा मुश्किल जो है यूपीएससी में भी नहीं है और आरएस में भी नहीं है। दूसरा क्या सीखना है? बावड़ा नहीं होना है, यानी उम्मीदें जो ज्यादा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि आरएस में मेरी 22वीं रैंक आ पाई, इसकी एक बड़ी वजह है अनासक्ति, वी लगाओ, नॉन अटैचमेंट, अटैच नहीं होना रिजल्ट से। जैसे गीता में कहा है ना निष्काम, तो मैं भी जब पढ़ता था, जैसे आप अपन एथिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो एथिक्स में क्या फैक्ट वगैरह है नहीं, केवल क्या है? बातें हैं। और बातें भी कैसी है? आदर्शवादी बातें, आइडियलिस्टिक जो है बातें हैं। क्योंकि जो एथिक्स है वो सब्जेक्ट ही कैसा है? नॉर्मेटिव साइंस है, एक आदर्शमूलक विज्ञान है। उसमें बात क्या है पे नहीं होती है, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, तो उस पे बातें की जाती है। तो आपको लगेगा कि पूरी बातें हैं, कुछ नहीं, रियल लाइफ से इसका लिंक ही नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन ऐसा होता, आपको ऐसा लगेगा पढ़ने, ऐसा थोड़ी होता है। फल के बारे में मत सोचो, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। जब आप अनासक्ति से, नॉन अटैचमेंट से कोई भी काम करते हो, उम्मीदें नहीं रखते हो, ज्यादा बावड़े नहीं होते हो, तो आपके प्रयास बहुत स्तर के होते हैं। जब आपके प्रयास बहुत अच्छे हो तो फिर परिणाम महत्वहीन हो जाते हैं। जैसे गांधी कहते हैं ना कि आपके प्रयास इतने अच्छे हो, आपके इरादे इतने नेक हो कि परिणाम क्या हो जाए? महत्वहीन। तो उम्मीदें नहीं पालनी है, किसी को बताना नहीं है, मेहनत बहुत खामोशी से करनी है। तीसरा, जो आपके प्रयास है, अटेम्प्ट है, उनको वेस्ट नहीं करना है, तो प्रयास को वेस्ट ना करें। जैसे मैंने कर दिए थे, यूपीएससी में 1-2 अटेम्प्ट पहले ही दे दिए, आरएस में भी दे दिए, ट्राई करने के चक्कर में। तो अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है? सिलेक्शन होता है ज्यादातर 3 या जो है 3rd या 4th अटेम्प्ट के बाद, और फिर आपके पास अटेम्प्ट बहुत कम बच जाते हैं अपनी रैंक सुधारने के लिए। जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो जो है इसमें हुआ था, और अभी मेरे कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं 2023 वाले के साथ, जो 5 अटेम्प्ट मेरे हो चुके हैं, क्योंकि वो शुरू के 2 अटेम्प्ट जो है मैंने क्या कर दिए? वेस्ट कर दिए। इस तरह से अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। और आरएस के लिए शहीद होने का इरादा तो नहीं है आपके? आरपीसी के भाई हम तो आरएस ही देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं सोच रहा है। ऐसी शहादत वाली भावनाएं नहीं रखनी है, क्योंकि मैंने 2018 से तैयारी आरएस की शुरू की, और 2023 तक अब तक मैं जो कितने अटेम्प्ट दे पाया? 2 ही अटेम्प्ट दे पाया। किसके? आरएस में। यानी 2 अटेम्प्ट में ही जो आधी जवानी है वो क्या हो गई? बीत गई। कहाँ? आरएस में। और इसी दौरान मैंने यूपीएससी में देना शुरू किया 2020 में, 20 वाला इंटरव्यू दिया, 21 में प्री फेल हो गया, 22 में जो है मैंने जो है सिलेक्शन लिया, और 2023 में वापस क्या लिखा है? मेंस लिखा। कितने अटेम्प्ट दे दिए? 4 अटेम्प्ट। और अब तक यहाँ कितने अटेम्प्ट हुए? केवल 2 ही अटेम्प्ट। तो यदि आप इतना पढ़ रहे हो, देखो इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी लगा रहे हो, इतना समय भी दे रहे हो, इतना पढ़ भी रहे हो, तो इस सब का काम होना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो पड़ा हुआ। तो वो वेस्ट ना हो, कहीं तो यूज आए। तो वो कहाँ यूज आएगा? आरएस में नहीं तो यूपीएससी में, यूपीएससी में नहीं तो आरएस में। यहाँ असफल हुए तो यहाँ ट्राई करो, यहाँ असफल हुए तो यहाँ ट्राई करो, यानी जो पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आरएस देते हुए एक बार अटेम्प्ट कोशिश करनी है कि पूरी तैयारी के साथ किसका दे दें? आरएस का। और जब वो हो जाए तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए किसकी तरफ? यूपीएससी। और ना हो तो भी किसकी तरफ ट्राई करना चाहिए? यूपीएससी की तरफ। क्योंकि मेरा 18 वाला मेंस क्लियर नहीं हुआ था, यदि मैं सोच लेता कि अपने से तो आरएस भी नहीं हो रहा है तो यूपीएससी क्या होगा, तो फिर मैं 20 वाला इंटरव्यू नहीं दे पाता। तो दोनों को समानांतर लेके चलना है, यानी जो प्रयास वेस्ट नहीं करना है, और आपकी तैयारी जो है वो संयुक्त होनी चाहिए कि आरएस और यूपीएससी की होनी चाहिए, जो लंबा सोच रहे हैं वो। और जिनको कि जो है आरएस ही ठीक है तो फिर वो आरएस पे ही फोकस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको 2 अटेम्प्ट देने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो तैयारी, उम्मीदें नहीं पालनी है, प्रयास वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बड़ा सोचना है। और इस पूरी प्रोसेस में आपको एक चीज
जो जैसे इस भाई ने बताया कि वो क्या है, व्यक्तित्व का विकास। और ये व्यक्तित्व के विकास में भी जो एक चीज बहुत मायने रखती है जिससे आपका व्यक्तित्व झलकता है, वो क्या है, आपकी भाषा। आपकी लैंग्वेज को थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी में भाषा में मेंस आप लिखोगे तो मेंस में आपकी जो कॉपी है वही आपका आईना बन के किसके सामने जाती है, एग्जामिनर के सामने। और इंटरव्यू में आपको क्या करना पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, तो लिखना पड़ता है और बोलना पड़ता है। तो जैसे मैं बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की थी कहीं से उतनी जितना यूपीएससी के लिए कहते हैं कि जरूरी है, लेकिन मेरी यूपीएससी वाली सफलता में अगर किसी एक चीज का योगदान है तो वो किसका है, भाषा। अब भाषा कोई बहुत तिगड़म वाली नहीं चाहिए कि आप बहुत शुद्ध हिंदी या बहुत शुद्ध जो है इंग्लिश लिखो। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ जो है उसे आप यहाँ लेके आओ, क्योंकि आप देखोगे ब्रीक हो जाएगा, फिर इतना पढ़ा है लेकिन वो जब लिखने बैठोगे तो वो यहाँ आएगा नहीं कलम पे। तो यहाँ से यहाँ लाने का क्या है कि जो भी चल रहा है मन में वो कहाँ आ जाए, हाथ में। तो रोजाना लिखना, हफ्ते में 2-3 दिन लिखना कि आज ये पढ़ा, आज वो पढ़ा। जैसे पूरा कोई सब्जेक्ट हुआ, अब उसको रिवीजन कर लिया, उसको छोड़ दो, अब अपने शब्दों में लिखो। एग्जैक्ट लिखने की कोशिश मत करो, अपने शब्दों में लिखो कि राजस्थान इतिहास को अपने ही शब्दों में लिख दो। 30-40 पेज 50 पेज भरते जाओ, और 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर में आपने पूरा राजस्थान इतिहास अपने शब्दों में लिखना। जो याद आए वो लिख लो, जो छूट रहा है छूट रहा है तो नोट्स देख देख के मत लिखो। जैसे कोई राजा याद नहीं आ रहा तो लिख दो कि एक्स राजा ने ये किया था, इस तरह भी लिख सकते हो। यानी लिखना क्या है, यहाँ जो है उसको कहाँ लाना है, इस पे। और उसके लिए आपको भाषा थोड़ी ठीक करनी है, भाषा लिखना और बोलना दोनों, बोलने के स्तर पे भी ठीक करना है। तो कुछ अच्छा सुनो यूट्यूब से, तो सुनना सीखो, और कुछ अच्छा पढ़ो। कुछ किताबें जो सिलेबस से बाहर की है, जैसे अभी बहुत समय है आपके पास, तो नया आरएस है ना सामने, और जो यूपीएससी देना चाहते हैं चॉइस वाला, वो जो है उसकी तैयारी करेंगे। बाकी अगर समय है तो आपको बहुत अच्छी किताबें, अखबार वगैरह पढ़ना चाहिए। सिलेबस ज्यादा स्वार्थी नहीं बनना है कि सर ये बातें मत बताओ, ये बताओ कि नंबर किससे मिलेंगे, जो उसमें आता है वो पढ़ेंगे हम, तो और नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छी कहानी, कोई शेरो शायरी, कुछ कविता, कुछ भी याद, कोई डायलॉग किसी का मिल जाए तो उसको नोट करके लिखो कि मैं अगर यूज करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है। तो वो भाषा ठीक होगी तो आप देखोगे जहां कुछ भी नहीं लिखा जा रहा किसी से, वहां भी आप बातें बनाना सीख जाओगे। कैसे बातें, यूपीएससी आप दोगे तो यूपीएससी में आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो निबंध आते हैं, 2 निबंध आते हैं इसमें, ठीक है। और एक निबंध आपको कितने 1200 से लेके 1500 शब्दों में लिखना पड़ता है। और कैसे निबंध आते हैं, जैसे निबंध आएगा कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब ये एक लाइन आई, जैसे 2023 का निबंध है, अब इसके ऊपर आपको 1500 शब्द लिखने, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब इसको आप अगर बातें बनाना नहीं आता तो आप फिर क्या हो जाओगे, आप ही गुम हो जाओगे। तो और आरएस में भी क्या होता है, आरएस में भी सवाल आएंगे, एग्जैक्ट नहीं आ रहे, एग्जैक्ट सवाल जो आप पढ़ रहे हो आपके नोट्स में से आएंगे, लेकिन सवाल चेहरा बदल के आएंगे। तो आपने बहुत प्रयास नहीं कर रखा है अपने शब्दों के साथ लिखने का, तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो लिखना सीखो, अच्छा सही किसी को बताओ मत, रोजाना लिखो और कुछ अच्छा पढ़ो, इससे आपका व्यक्तित्व थोड़ा ठीक होगा, भाषा ठीक है। तो ये तो है मेरी जो जर्नी है वो।